बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त की हमारी टीम की हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत ने ज्वाइन किया है। आप सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कुछ लोगों को इनसे सियासी इख्तलाफ भी हो सकता है, मगर इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। सर, वेलकम टू द शो। आपको पता है ये भी गुजरात के हैं? कैफी साहब? हाँ हाँ जी, भट्टी साहब के जी मेरे भतीजे भी हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। म्यूज़िक का शौक़ रहा चौधरी साहब आपको? जी, म्यूज़िक का शौक़ रहा को मैं साज बदकिस्मती से, हाँ, ये मेरी ख्वाहिश ही रही कि मैं बांसुरी बजा सकूं। एक दो दफ़ा सीखने की कोशिश भी की। गुजरात में ज़्यादातर लोग रांझा टाइप तबीयत के होते हैं वैसे। हाँ, एक दो दफ़ा की, वक्त एक्चुअली नहीं। एक ये कि पश्तो सीखने की भी के लिए भी वक्त निकालना चाहता था। वाह, बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी मेरे से नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ये पश्तो वाले सवाल पे अगले मरले पे आता हूँ। बड़ा अहम सवाल है। आप जैसी शख्सियत से जो इस कदर यानी कि सीनियर सियासतदान हो, कानूनदान हो, मगर मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि जो बांसुरी वाली आप बात कर रहे थे, उम्र के किस हिस्से में ये ख्वाहिश रही थी आपकी? वो नौजवानी से ही थी। ठीक है। हाँ, बचपन नहीं कह सकता, पर नौजवानी। नहीं, कब आपने हाथ उठा दिया कि नहीं भी हुण नहीं? मैं जब 18-19 का था तो तब एक शौक़ पैदा हुआ। एक उस्ताद के साथ मैंने सिलसिला भी कर लिया। हाँ। पर वो उसके बाद मुझे एक आध साल बाद ही जाना चला गया मैं इंग्लिस्तान जी, यूनिवर्सिटी में जी। तो वो सिलसिला टूट गया। फिर वापस आया तो वहाँ जाके वायलिन सीख लेते चौधरी साहब? वायलिन एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद मैं जब वापस आया तो उलझ गया। हाँ। आते ही सियासत में भी, वकालत, सियासत, ख्वाहिश अंदर से थी। फिर जब सोचा कि कुछ टाइम दूं तो टाइम नहीं निकलता नहीं था। वो जब 38-40 साल की उम्र में सोचा कि फिर ये बांसुरी जब बजती है ना, हमारा घर जो मेरा आबाई घर लाहौर में ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क के एक बासी के साथ है, वो वहाँ नहर जो बहती है, नहर में रात को, गर्मियों की रात, क्या बात है, को नहर के दूसरे किनारे पर, और उस वक्त उधर खेत ही खेत होते थे। ये लाहौर शहर नहीं पहुंचा था अभी उधर। एडसन होगा और ये ज़मान पार्क होगा। था नहीं, जियोर भी था, जियो गार्डन भी था, पर नहर के पार कोई खास बस्ती नहीं। ठीक है। वहाँ से रात को एक बांसुरी बजाने वाला बैठ जाया करता था, और वो जो नहर के से आती थी आवाज़, उसकी कूक जो आती थी, वो बड़ी दिलगुदाज थी। तो आपको तो वो बहुत ही, अगर बांसुरी से इतना आपको लगाव रहा, आपको तो गीत खास तौर पे पसंद होगा, सुन वंजली दी मिछली तान। कमाल का गीत है, क्या बात है। मैडम नूरजहान छा जाती है। आपके गले में आती है, सुन वंजली दी मिठली तान तान, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई। तो सब वो पाकिस्तान कहाँ खो गया? आप क्या समझते हैं समाजी तौर पे पाकिस्तान जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उससे पीछे गया है आज, या उससे आगे खड़ा है समाजी तौर पे? सियासत तो चलिए ऊंच नीच चलती रहती है, समाजी तौर पे बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे। 1980 की दिहाई से, जब से हमारी अफ़गानिस्तान की जंग में हम मुब्तला हुए, और यहाँ एक ख़ास सियासत हमारे पड़ोस में आ गई, जो इसमें पैसा बाहर से भी जो आया, वो रियाल आए और डॉलर आए। पाउडर भी आया सर? पाउडर भी आया, बहुत, बिल्कुल। कितना नुकसान पहुंचाया उसने? बड़ा नुकसान उस जंग ने। और हमारे हम जब मुलव्वस हो गए तो फिर पैसा लगाने वाले तो वो थे,
पैसा तो हमारे पास नहीं था कोई, हमारे यहाँ डॉलर तो नहीं थे उगते, वो तो बक्सों में आते थे डॉलर्स। फिर बदकिस्मती से 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। उसके बाद हमारी ये बदकिस्मती कि हम फिर मुलवस हो गए उसमें, उस जंग में। दूसरी और हम अभी फंसे हुए हैं उसमें। अमेरिका तो निकल गया, भाग गया, और अब वो तालिबान जिनको हमने ही सब कुछ सिखाया, हमने ही उनको हथियार उठाने सिखाए और सब कुछ, वो ही हमारे लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। ठीक है, आपने फरमाया चौधरी साहब कि समाजी तौर पे आपका ये मानना है कि जो रशियन इन्वेजन था अफगानिस्तान में, उसके बाद बावजूद हम पीछे गए हैं वहाँ से। आज जी। कैसे हम दोबारा जो समाजी अक़दार थी, हमारी समाजी रवैये थे और जो खोया हुआ मकाम था, अगर उस वक्त जिस जगह थे, कैसे हम वहाँ दोबारा पहुँच सकते हैं और फिर उससे आगे बढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल में वो ये है कि जब तक हमें ऐसी सोच हम नहीं अपनाते, हम ऐसा रवैया नहीं अपनाते जिसमें 4-5 कदरें हों। एक इख्तलाफ का हक, वो इख्तलाफ अकीदे का हो, मज़हब का हो, सियासी हो, किसी किस्म का भी, समाजी मसलकी, जी हाँ, और उसके अपने अकीदे या अपनी सोच को मनवाने के लिए आपका कोई हक नहीं है कि आप कोई तशद्दुद या धमकी के ज़रिए या ज़बरदस्ती कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारे रवैये में शक का फ़ायदा देना आ जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना, नॉट जो सदियों से इंसाफ का भी उसूल रहा। अदालत में तो उसूल है ना सदियों कि आपने मुल्ज़िम को फौजदारी मुकदमे में शक का फ़ायदा दिया। ऐसे लोग एक दूसरे को भी ज़ाती ज़िंदगी में भी शक का फ़ायदा दें। मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल। 2 प्रोफेसर्स थे हमारे, यंग प्रोफेसर्स कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में। एक हमारे कॉलेज, डाउनिंग कॉलेज, मेरे कॉलेज में से ही थे, जॉन हॉपकिंस, और एक दूसरे कॉलेज से थे, सिडनी ससेक्स कॉलेज से, ठीक है, पॉल फेरेस्ट। इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी थी, पर रकाबत भी कभी होती थी। एक थ्योरी होती है इंटरनेशनल लॉ में, क्या क्या सलाहियत एक रियासत में आ जानी चाहिए जो लेट से बड़ी रियासत से टूट के एक अलहदा मुल्क बन रही है। अच्छा, ठीक है, तो उसको कब रिकग्नाइज किया जाए, ठीक है, कि दुनिया ठीक है, उसको रिकग्नाइज करके यूएन में भी ले। ठीक है, अब वो कौन से अवामिल हैं जो सब इकट्ठे हों, तो फिर आप कहेंगे कि ये कहेंगे अब इसको रखें। इस थ्योरी पे पॉल फेरेस्ट और जॉन हॉपकिंस ने आपस में ज़रा कुछ इख्तलाफ था। ठीक है, एक दिन अब लेक्चर हम सुन रहे हैं पॉल फेरेस्ट का, तो उसने बड़ा डायरेक्टली नाम ले के जॉन हॉपकिंस का, और उसकी थ्योरी जो थी, उसकी जो वदात थी या उसका जो उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नज़र था, उससे वो इख्तलाफ करता हुआ, और वो काफ़ी उसने शिद्दत से इख्तलाफ। अब हम 2-3 दोस्त बड़े हैं, उसमें 3-4 अंग्रेज थे, एक मैं था। हम बड़े लॉयल थे अपने प्रोफेसर से, एक लॉयल्टी थी। हम उसके पास चले गए उसे, हमने कहा वो पॉल ने तो जॉन तुम्हारे साथ उसने ये कहा है, ये क्या तुम्हें तो उन्होंने ब्लास्ट किया आज लेक्चर में। तो वो कहता है शायद आपने ठीक नहीं सुना। हमने कहा नहीं, हम पांचों ने सब कुछ, अब पांचों में हमारी एक राय है, हमने ठीक सुना है। वो तो आप पे बड़ी लान तान कर रहा था। उसने कहा शायद वो आपको कुछ गलत फहमी हुई हो। हमने कहा जी कोई गलत फहमी नहीं। उसने कहा शायद फिर मेरी थ्योरी गलत हो। उसने हर मौका दिया, हर हमारे इल्जाम पे उसने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल। Perhaps you didn't hear him properly. इसकी ये वजह होगी। Perhaps by आखिर में कहता है perhaps I have to review my theory. ये इंतहा है, देखिए। अब वो ये शक का फायदा था। परहैप्स से वो यहाँ होता, कहता आओ बच्चों अभी निकलते, उसको ठीक सीधा करते। ये शक का फायदा देना बड़ा, ये हम नहीं देते अब। ये हमारे यहाँ है ही नहीं, ये रवायत नहीं, ये होती थी। ये हमारी 70 का अशरा, 60 का अशरा, हम
कभी ये नहीं सोचते थे अगर ये बीबी जा रही है किसी भाई के साथ या किसी मर्द के साथ, वो माल रोड चाहे अकेले में पैदल वो जा रहे हैं शाम के वक्त, हम कोई उसमें कोई लपक के उनको ओए क्या, एक बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देते थे। ये दो चीजें हो गई। हमने अपनी नस्लों को जो हमारी जिम्मेदारी थी तालीम दी है। तालीम हमने अपने मुल्क में तो जो बेस्ट हाईएस्ट लेवल पे हमने MBBS करा दिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग करा दी, MSc इंजीनियरिंग, हमने उसको वकील में MA LLB बना दिया वकील, ये हम यहाँ ही जा सकते थे। हमने तालीम दी, तरबियत नहीं दी। हमारा डॉक्टर बना, वकील बना और उसको टेक्निकली तो साउंड हो गया, टेक्निकली तो बड़ा साउंड हो गया, पर मॉरली इखलाकियात के तौर पे वो उससे जो क्लाइंट है, जो मौक्कल है, वो जलील भी उसके हाथों हो रहा है। वो डॉक्टर है, वो पेट काट खोल के बाहर पैगाम भेजता है, पेट खुला है, 30,000 रुपये और फीस ले आके दे दो, फिर पेट बंद करेंगे। बंद करते करते कैंची में छुट देता है। इखलाकी तरबियत हमने नहीं की, नहीं तरबियत नहीं दी। और ये जो वकला बरादरी पे भी जुमले आपने कहे, आपकी मौजूदगी में तो मेरे ख्याल में हम पे कोई केस नहीं होगा। नहीं, ये मैं जानता हूँ वकीलों को भी खुद एहतसाबी हमें करनी चाहिए, खुद एहतसाबी का हमें आंसर इसे बात से बात निकली। जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें चौधरी साहब, यहीं से आके कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक पे मुझे जाना है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर और सीनियर कानूनदान, सियासतदान, अदीब, शायर मोहतरम चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, और आज चौधरी साहब से हम बात कर रहे हैं समाज पे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासतदान, कानूनदान, दानिश्वर, शायर, अदीब मोहतरम चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। चौधरी साहब, हम बात ये कर रहे थे कि समाजी तौर पर आपका ये फरमाना था कि हम पीछे गए हैं और हम किस तरीके से दोबारा उसी मकाम पर जाके फिर आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपने कहा था कि 5 चीज़ें हमें करनी होंगी, 3 आप गिनवा चुके थे, आगे प्लीज़ कंटिन्यू। देखें, चौथी चीज़ और बड़ी फाउंडेशनल है, फंडामेंटल और बुनियादी है। हमारे रवैये आपस में औरत और मर्द के, ये बहुत हम रुजत पसंद हो गए। इस तरह की सोच नहीं थी 50 के अशरे में या 60 के। मेरी बहन, बड़ी बहन, वो साइकिल पे कॉलेज जाया करती थी घर से, उनके साथ और बहुत सी बीवियां, लड़कियां आती थीं। आजकल हम औरत को बोलने की आज़ादी नहीं देना चाहते। ये चीज़ जो हमारी तंग नज़री आई है हम में कि औरत, और इस पे हमने बड़ा जबर औरत पे बढ़ा दिया है, जबकि औरत, इसके दुनिया ऐसी हो गई है इसके बरक्स कि दुनिया एक सी हो गई। दुनिया देख रही है कि ये जो विंबलडन भी खेल रही है औरत, और ओलंपिक्स में भी चांद पे भी जा रही है। हमारे यहाँ ज़हन में ये आ गया है, एक ख़ास तबके के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सबके नहीं, पर वो समझना शुरू हो गए जाते हैं जैसे हर चलती फिरती औरत एक दावत गुनाह है। इसको शाह साहब मेरे सामने से हटा लें, इसको घर बांध के आए, रख के छोड़ के आए, या इसको बुरका पहना के सर से पांव तक आए। अगर नहीं आएंगे, नजर आई मुझे, तो फिर मैं तो मर्द हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कसूर नहीं है कोई। हमारे यहाँ जो बड़े मोतबर उलमा हैं, बहुत आलिम फाजिल उलमा भी हैं, बड़े रिसर्च वाले हैं, बड़ी वसी सोच रखने वाले हैं। उन्होंने, मैं समझता हूँ, इसमें अपना जिम्मेदारी अदा नहीं की। ये जिम्मेदारी थी हमारे उलमा पे कि वो ख्वातीन के बारे में भी, मर्द और ये बच्चों के बारे में भी, जो कमज़ोर एलिमेंट्स, अनासिर हैं माशरे में, उनमें जो ट्रांसजेंडर वाले हैं उनके बारे में ये तहफ़्फ़ुज़ फरमाते हैं। ये खुद आके माइनॉरिटीज़ जलते हुए गिरजाघरों को में आग बुझा रहे होते हैं। बोल तो सही तरबियत हुई होती चौधरी साहब तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। वाह,
हाँ, अगर ये तरबियत की बात तो बहुत ज़्यादा अहम है। और पांचवी चीज़ सर साहब? पांचवी देखें, ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ ये मेरी नस्ल की है, आपकी भी नहीं, आप पे भी ज़रा कम है, जो खालिसतन मेरी नस्ल कौन सी नस्ल है? जो पाकिस्तान के साथ ही पैदा हुई, ठीक है, और जिसने अगले 10-15 साल 20 साल बाद, अगर मेरे से 5 साल पहले वाले भी, 20 साल पहले वाले भी इसमें शामिल मैं समझता हूँ। और 80-90 की दिहाई में जिनके पास इख्तियारात थे, कम थे, ज़्यादा थे, मगर थे, बिल्कुल, और इम्पैक्ट था आप सब लोगों का भी है, मगर उस वक्त तो बहुत। ये हमारी जो मेरी नस्ल है ना, जो ये वो एक कब्जा, जिस दरवाजे की वो हिंज होती है ना, जिसके इर्द दरवाज़ा लिंचपिन है जी, हम वो जेनरेशन थे जिसने अपने माँ बाप से वर्षे में जो इकदार ली थी वो अपने बच्चों को पहुंचानी थी। हम इसमें बिल्कुल नाकाम हुए। तो सब जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को हमने देखा, मेरी उनसे मुलाकातें भी रही इब्तिदा में, एक सियासी, जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल एनिमल होने की हैसियत से हमेशा देखते थे कि जब भी इस किस्म के मामलात आते थे तो नवाबजादा साहब लीड करते थे। और भी कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी इदारे भी रिस्पेक्ट करते थे, सारे इदारे, जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रिस्पेक्ट करती थी। पीपल्स पार्टी है, इदारे हैं, दीगर पार्टियां हैं। ये जो इख्तलाफ है, ये डेडलॉग है, आपने कभी कोशिश की, आप समझते हैं कि इसको ख़त्म करके और सब मिलजुल कर तमाम तर तवानाई जो है वो पाकिस्तान के लिए अगर लगा सकें? इस वक्त मैं कोई इतना रेलेवेंट नहीं रहा हूँ कि मैं लोगों को बुला सकूँ और इकट्ठा बिठा सकूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। चौधरी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। कोई रिग्रेट चौधरी साहब ज़िंदगी में? अल्लाह के फजल से नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। हाँ, कोई ऐसी रिग्रेट नहीं है कि जो मैं सोचूं कि मैंने करना था और नहीं किया। ये एक मेरा इरादा था 65 साल की उम्र में, मैंने एक डेडलाइन दी थी, बच्चों को भी दी थी, 65 साल को मैंने सब कुछ छोड़ दिया और पढ़ना और लिखना है, किताबें, और लिखूंगा 2-3 किताबें। मिसाल के तौर पे एक गालिब की गज़ल क्या मकाम वकू आ जाए, वाह, क्योंकि गालिब अब ये कलकत्ते में ही कह सकता था, जो बहर ना होता तो बयाबां होता। वो जो बहर की वुसअत थी वो वहां से ही देखी जा सकती है, कलकत्ते में चुके। हाँ, कलकत्ते में। अब ये वाह, आगरा के वाह, किले, समाजी जुग्राफियाई जो तजुर्बा है वो कैसे शेर में आता है। आगरे के किले पे खड़े होके गालिब कह सकता था, घिसता है जबी रेत पे दरिया मेरे आगे। वाह वाह वाह। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि गालिब की गजल के शेर का जो जुग्राफियाई मरले वकू, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, किसी तरह निकालूं और एक ओरिजिनल रिसर्च कर। वाह वाह वाह। तो सब आगे बढ़ने से पहले अब गालिब का खास शेर का जिक्र हो गया तो कुछ सुना दीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा तो मैं को शायर नहीं हूँ भाई। नहीं, आपको जैसा नहीं वो आपकी नज़में जो है शोरा अपने मुशायरों में जनाब आपको बुला के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू। पर मुझे तो किसी दोस्त ने पूछा, एक तो मैं अर्ज करूँ, मैं सुखनवरी का दावा ही नहीं करता। वो कहा है कि नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्जों की काट में है, नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्जों की काट में है, मगर कहाँ वो सुखन शनासी जो एतजाज ऐसे जाट में है। वाह। अब मैं ये एक जान छुड़ाने के लिए रखा भी है, क्योंकि दोस्त समझते हैं मैं बड़ा शायर हूँ, मैं उनको बताता हूँ, मुझे कहते हैं कि अपनी किताब क्यों नहीं, अपना दीवान कोई अपने। जी, मैं भी उनमें से एक हूँ। नहीं, आपकी तो बाकायदा तो मुस्तनद। नहीं, मैंने कहा मैं भी उनमें से एक हूँ जो आपको साहिब कुतब है आप तो। साहिब मैंने कहा मैं भी उनमें से एक हूँ जो गाए आपको रिक्वेस्ट करता रहता है कि किताब ले आइए। नहीं, किताब लाऊं तो उसका क्या उन्वान होगा मेरी किताब का? 1-2 नज़में, 3-4 गज़ला, तो यही होगा उसमें। छोटी किताब। अच्छा, आपका शेर है बड़ा मारूफ और मैं तो उसको बड़ा शोहरत देता। लोग पूछते हैं ये हालात कब बदलेंगे, कब बदलेंगे।
वो मुझे भी लोग भेजते हैं, मुझे हमें तो अपने मेरे होने का एहसास दिलाते हैं कि यार चौधरी साहब ने पढ़ देता हूँ तो शायर हो गया। तो मैं कहता हूँ भाई इसका जवाब तो मुझे वसी शाह के शेर में ही मिलता है। जबर का मौसम कब बदलेगा, हाँ, हम बदलेंगे तब बदलेंगे। आपकी इजाजत है, इसमें जरा इसको और नैरो करता हूं। जबर का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा। आपकी बात बड़ी होती है, अल्लामा का शेर याद आ गया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है हर मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उसकी अहमियत भी है, और यानी कि रियासत को भी ये समझना चाहिए कि अहमियत है, फर्द को भी समझना चाहिए कि मेरी। जी जी जी। एक खातून ने ये स्टडी की अमेरिका में, और उसने इस नतीजे पे पहुंची है कि इनकलाब लाने के लिए सिर्फ 3.5% ऑफ द आबादी ऑफ द पॉपुलेशन इज नेसेसरी। 3.5% लोग इनकलाब की रंग में, मूड में, चेंज में आ जाए तो इनकलाब आए। ठीक जो सब, लेकिन एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, कानूनदान और एक दानिश्वर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आखिरी हद तक या किस हद तक रेवोल्यूशन के पीछे जाना चाहिए या एवोल्यूशन के पीछे जाना चाहिए? एवोल्यूशन वाला मामला तो हमारे बस का रोग। अच्छा, हम इतने कौम में बसीयत कौम इतने कंसिस्टेंट ही नहीं। अच्छा, वाह, कंसिस्टेंट एक तसलसल होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। मगर चौधरी साहब, जो रेवोल्यूशन के मसाइल इंसानी तारीख में हमने देखे हैं, वो तो ये होता है ना कि फिर एक तबका जो है वो दूसरे तबके को, वो परसेंटेज कम हो सकती है 20, 30, 40%, वो फिर उसकी हर तरह की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर काबिज हो जाता है। अमूमन इंसानी तारीख का सबक तो ये वक्त नहीं है, वरना पड़ोस से लेके पूरी आप मुझसे बेहतर जानते हैं हर चीज़ को। पर आप देखें जो इस वक्त मुल्क तरक्की याफ्ता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, उनमें इनकलाब। आप दुरुस्त फरमाएं चौधरी साहब, मैं अगर मेरी आप तस्वीर फरमाइएगा, अगर आया भी है उसके बाद अल्टीमेटली जो सुकून है वो फिर उसके बाद एवोल्यूशन के बाद ही एक प्रॉपर सोसाइटी बन सके। नहीं, वो एक मरतबा तो उखाड़ना पड़ता है। आप बरतानिया देख लें, फ्रांस देख लें आप, लेकिन उसके नतीजे में नेपोलियन आ गया ना। नहीं, नेपोलियन आया, एक दो जनरेशन तो बीच में ज़ाया होती हैं। जी, 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 जी। वो आप ये समझें कि प्रॉपर एवोल्यूशन के जरिए अगर अपने आप को ठीक नहीं करते तो मैं ख्याल उसकी सजा होती है शायद फिर रेवोल्यूशन। नहीं, एवोल्यूशन के जरिए आप तब्दीली आती है तो कई सदियों की एवोल्यूशन से जी। रेवोल्यूशन एक जंप फॉरवर्ड है, जस्ट है। ये कैसे कह सकते हैं हम कि एवोल्यूशन जो है वो हाईजैक नहीं होगा? जिन शख्सी, इंसानी और मुख्तलिफ तरह की आज़ादियों का आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, कैसे हम ये यकीन दिला सकते हैं कि वो बेशतर आबादी को मैसर रहेंगी? और ओरियाना फलाशी एक जर्नलिस्ट थी, इटालियन जर्नलिस्ट, उसने बड़े इंटरव्यू किए चेयरमैन माओ का, चू एन लाई का, किसिंगर का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और उसने चू एन लाई का जो इंटरव्यू किया, उसको ओरियाना पूछती है कि व्हाट इन योर एस्टिमेशन प्राइम मिनिस्टर हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 200 साल पहले हो चुका जी। तो वो कहती है कि द प्राइम मिनिस्टर pondered for a while and then said too early to say, too early to say। उसके अभी तक असरात जो है, असरात है। ठीक, तो ऐसा ये फरमाइएगा, ये जो चाइना का मॉडल है वो इंसानी तरक्की के हवाले से तो बेमिसाल मॉडल है, मगर उसके साथ जो इंसानी शख्सी आज़ादी है, जमहूरी आज़ादी है, उसके हवाले से जो सवालात उठते हैं, अगर मैं हाँ या नहीं में कहूँ तो आप आज़ादी की तरफ जाएंगे या उस इंसानी खुशहाली का इंतखाब करेंगे जो इस वक्त चाइना ने करके दिखाई? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो ये साबित हो रहा है दुनिया को भी कि उसमें चाइना का मॉडल जो है उसकी तरफ अगर लोग जाएंगे तो तरक्की पाएंगे। नो, तरक्की तो पाएंगे, लेकिन चॉइस हो तो आप इंसानी आज़ादी की तरफ जाएंगे ऐसी टूटे फूटी मुआशी हालात के साथ, या वो मुआशी हालात मगर इंसानी आज़ादी का? नहीं, यहाँ इंसान को कौन सी आज़ादी है?
क्या उसको पेट भरने की आज़ादी है? नहीं, बात करने की तो निस्बतन कंपैरेटिवली उस तरह से नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चैप्टर सिर्फ अशराफिया के लिए, वो गरीब औरत के लिए नहीं है, आम आदमी को नहीं, जो पुलिस से मार खाती है। जी 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 जी। तो ऐसा वैसे तो बिल्कुल ज़ाती नौयत की बात है, मगर मैंने आपसे इजाज़त ली है इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका जो कमरा है, जो चैम्बर है, उसमें बड़े बड़े नामवर सियासतदानों के साथ और हमारे यहाँ जो पावरफुल लोग समझे जाते हैं, आप खुद उसका हिस्सा भी हैं। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने उसमें अदीबों की, शायरों की तस्वीर भी उसी एहतराम के साथ, और उसके साथ परवीन शाकिर की तस्वीर हैं और अहमद नईम कासमी साहब की तस्वीर है। तो ये अहले कलम का एक अलग से मुझे मकाम नज़र आता है आपकी ज़िंदगी में। असल में मैं तो समझता रहा हूँ क्या, और समझता हूँ अभी भी, कि मेरी बड़ी, मुझे बहुत ताज़ीम और मकाम दिया है इन शोरा ने, जिन्होंने मुझे अपने पास बिठा के, कासमी साहब, परवीन ने जो शायरी कर दी है जी, वो एक नई, उसमें नया रास्ता, जी बिल्कुल नया रास्ता, और ख़वातीन को आवाज़ दी। आपकी ज़िंदगी का सबसे पुरमुसर्रत लम्हा? जब बुशरा ने मुझे हाँ कह दिया। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? भुट्टो साहब को जिस दिन फांसी हुई, जी 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल, उसका बड़ा सदमा हुआ जब बीबी को लियाकत बाग में ब्लो अप कर दिया गया। 27 दिसंबर 2007। उसके साथ भी बड़ा वक्त अच्छा गुजरा था। वो मुझे याद है, आपने अभी तो ये जिक्र किया, मुझे याद है, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, पता नहीं निजी उसमें या आपने किताब में शायद लिखा है एक जगह, कि एक मरतबा जब आप गए और मोहतरमा और गालिबन बेगम नुसरत भुट्टो जेल के बाहर जो बजरी होती है या कहाँ होती है, वहाँ बैठे थे, तो आपने लिखा कि मुझे उस वक्त भी बहुत उन्हें देख के रंज हुआ। याद आता है आपको? आसिफ साहब की का ट्रायल था, चल रहा इन जेल, और मैं लाहौर से जाता था जेल में उनकी पेशियाँ भुगतने, और उन्नड़ केस में उसमें बरी कराए में। अब बीबी वहाँ बच्चों को लेके, बिलावल और बख्तावर थे दो उनके बच्चे, वहाँ मैं ईंटों के ढेर पे एक पे बैठी, जब मैंने अंदर स्टेप इन किया तो बीबी वहाँ बैठी हुई, गर्मी सख्त। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं एकदम उस सुपरिटेंडेंट का कमरा उस जोड़ी में ही साथ होता, एयर कंडीशनर, मैं लपक के अंदर गया सुपरिटेंडेंट, और उसको मैंने उठाया अपने कुर्सी से। मैंने कहा, ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी, प्राइम मिनिस्टर की पोती, प्राइम मिनिस्टर खुद रही, और खातून और बच्चों के साथ तुम वाहियात आदमी क्या किस्सा कर रहे हो। उसको मैं पकड़ के बाहर ले आया। जब बाहर ले आया, वो बीबी को ये नजर आया कि ये शी वाज सरप्राइज कि मैं किधर गायब हो गया एकदम आते आते। तो शी सेड, एतजाज़ प्लीज लेट हिम बी, लेट हिम। मैंने उसको बाजू से पकड़ा। मैंने कहा, क्यों बीबी? बोला, नहीं, ये जितना समझेंगे कि हम परेशान हो रहे हैं इससे, उतने ज़्यादा हमें परेशान करेंगे। मैं कोई परेशान नहीं। वाह। बीबी का जुमला है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। आपका इस पे यकीन है या आप समझते हैं कि अब वहाँ आ गए हैं लोग कि नहीं, माफ़ नहीं करना चाहिए एक दूसरे को? नहीं, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज एक बीबी की बायस, बीबी की वजह से एक मुहावरा ही बन गया जी। और मुहावरे में, हर मुहावरे में सच्चाई नहीं होती इतनी। हमने हर दफ़ा बख्शा है, हर दफ़ा हमें महकूम करने वालों को हमने बख्शा है। तो ये मैं तो नहीं समझता डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो ऐसे बहुत इनकलाबी नज़रियात हो गए हैं आपके? नहीं, मेरे इससे बहुत ज़्यादा थे। हम तो अब ढेर हो गए हमने। तो सब आखिर में कुछ सुना दीजिए। फसीले शहर पे तन्हा खड़ा हूँ,
वाह। आहा, फसीले शहर पे तन्हा खड़ा। तन्हा खड़ा हूँ, अदू के लश्करों को तक रहा हूँ। वाह। शहर सोया हुआ है दिन दिहाड़े, क़यामत की अलामत देखता हूँ। वाह। किसी भी घर को दरवाजा नहीं है, किसी भी घर को दरवाजा नहीं है, वो अंदर जाने वाला जानिब। हाँ। का दरवाजा बाहर वाह आ वाह जाता। वाह वाह आहा, किसी भी घर को दरवाजा नहीं। वाह वाह वाह। मैं कैसे शहर में पैदा हुआ, अल्लाह अकबर। और हर एक दहलीज पे खून का निशान है, वाह। हर एक दहलीज पे खून का निशान निशान है। है। मैं अपने कातिलों को ढूंढता हूँ। अल्लाह अकबर। और मुझे आवाज देकर क्या करोगी, वाह। तुम्हारे शहर से मैं जा चुका हूँ। और सवा नेज़े पे सूरज आ गया है, वाह। सवा नेज़े पे सूरज आ गया है, मैं जलती रेत पे सोया हुआ हूँ। क्या कहने हैं चौधरी साहब? और जहाँ पे एतजाज एहसन रुका था, अल्लाह अकबर। मैं अब तक उस जगह बैठा हुआ। क्या कहना, क्या कहना। मैं अब तक उस जगह बैठा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई। हमें तो यकीनन जब भी आपसे नशिस्त हो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। यकीनन लोगों ने भी आज सियासत से निस्बतन हट के थोड़ा सा समाज के हवाले से आपकी गुफ्तगू को बहुत इंजॉय किया होगा। शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।